नमस्कार जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल फिशेस फाउंडेशन पे। देखते हैं अगर किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए ना, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और पीडीएफ को वहां से आप ले सकते हैं। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग है। देखिए, आप देख रहे हैं फोटो वगैरह, तो मानव मादा का जनन तंत्र जो है ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग है। तो कौन सा इसमें है? क्या फिलिपियन ट्यूब, अंडाशय, गर्भाशय, योनि? तो इसका जो सही आंसर है ना भाई साहब, ये जो है अंडाशय जो है महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग है। कहाँ पे है ये? देखिए ये दिख रहा है ना, ये वाला चीज देखिए पिक्चर में देखिएगा। ये जो चीज है, ये वाला जो है इधर, ये क्या है? अंडाशय। ये जो चीज देख रहे हैं ना, ये क्या है? गर्भाशय। और ये ग्रीवा, या क्या है? ग्रीवा। और ये हमारा जो है ये हो जाएगा योनि। याद रखिएगा। और ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला चीज को, ये क्या है? ये फिलिपियन ट्यूब, जिसको क्या बोलते हैं? अंडवाहिका भी बोलते हैं। तो महिलाओं में प्राथमिक अंग कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा, ये जो देख रहे हैं अंडाशय। अब इसका थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं कि अंडाशय प्राथमिक महिला का प्रजनन अंग है, जिसमें अंडे या अंडे उत्पन्न होते हैं, जो एक जोड़ी के रूप में मनुष्यों और अन्य कशेरुकियों में मौजूद होते हैं। यह फेलोपियन ट्यूब, जिसे गर्भाशय ट्यूब, डिम्ड वाहिनी या सल्पिंक्स, जो एक वचन सल्पिंक्स उसको बोलते हैं, के रूप में भी जाना जाता है। मानव मादा में युग्मित जो है ट्यूब है, जो गर्भाशय से अंडाशय तक फैलती है। जो मानव मादा में युग्मित ट्यूब है, जो गर्भाशय से अंडाशय तक क्या करती है? फैलती है। गर्भाशय एक खोखला पेशीय अंग है, जो मूत्राशय और मलाशय के बीच महिला श्रोणि में स्थित होता है। गर्भाशय कहाँ स्थित होता है? मूत्राशय और मलाशय के बीच महिला श्रोणि में स्थित होता है। स्तनधारियों में यानी योनि महिला जननांग पथ को लोचदार मांसाल भाग है, और मनुष्यों में यह वेस्टिट्यूबल से गर्भाशय ग्रीवा तक फैली हुई है। चलिए देखिए कितना सारा लिख दिया, लेकिन इतना जाने का नहीं है। लेकिन इतना जानिएगा, जो महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग है वो कौन सा है हमारा? ये हमारा अंडाशय। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक फूल का नर हिस्सा है? बताइए। ये जो है ना, आप लोग पढ़े भी होंगे कि नर हिस्सा कौन सा है फूल का। तो नर हिस्सा स्टेमेन, या इसको क्या बोलते हैं? इसको पुंकेसर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। तो कहाँ पुंकेसर दिख रहा है आप इमेज में? ये जो इस यही जो हो जाएगा, इसका नर हिस्सा स्टेमेन है। देखिए यहाँ पे है ना पुंकेसर, ये देखिए पिक्चर में देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? पुंकेसर, ये है नर हिस्सा है। पुंकेसर भाग फूल का जो नर भाग होता है, स्त्री केसर पौधे का मादा भाग होता है। पुंकेसर जो है वो फूल का नर भाग होता है, और स्त्री केसर पौधे का मादा भाग होता है। यह आमतौर पर एक बॉलिंग पिन के आकार का होता है, और फूल के केंद्र में यह स्थित होता है। इसमें एक कलंक, शैली और अंडाशय होते हैं। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। केवल यूकोरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला घटक की पहचान करें। ये जो चित्र देख रहे हैं ना, ये किस चीज का चित्र है? यूकेरियोटिक का चित्र है। इसमें पूछा है सवाल में कि यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले घटक की पहचान करें। कौन सा है इसमें जो केवल यूकेरियोटिक में पाया जाता है? देखिए एक केंद्रक झिल्ली है ना, ये यूकेरियोटिक में पाया जाता है। राइबोसोम प्लाज्मा झिल्ली जो कोशिका द्रव्य जो है क्या है? ये प्रोकैरियोटिक में दोनों पाया जाता है, ठीक है। लेकिन केंद्रक झिल्ली इसमें इसी में पाया जाता है। देखिए ये का फिगर हो गया, अब ध्यान में रखिएगा। केंद्रक झिल्ली वह घटक है जो केवल यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक जानवरों या पौधों में, कोशिकाओं दोनों में यह पाया जाता है। कौन? राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सब क्या है? दोनों में पाया जाता है। अगला सवाल है कि मानव शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं के खिलाफ रक्त का कौन सा घटक लड़ता है? पूछा है कि मानव शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं के खिलाफ रक्त का कौन सा घटक लड़ता है? बताइए, फाइट कौन करता है? ये जो है ना भाई साहब, ये करता है आपका श्वेत रक्त कोशिका, यानी WBC, व्हाइट ब्लड सेल। ये जो होता है ये करता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस सेल होता है। श्वेत रक्त कोशिका यानी जिसे ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद करती है। विभिन्न प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBC बैक्टीरिया और वायरस जैसे कीटाणुओं से
या लड़ने का भी काम करती है। चलिए अगला सवाल है कि मूत्र में पीले रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन, ये क्या है, मूत्र है, तो पीले रंग में हो जाता ना, तो कौन सा रसायन जो है वो मत मूत्र के पीले रंग के लिए जिम्मेदार है, तो कौन सा हो जाएगा, ये जो है ना यूरोबिलिन जो है मूत्र के पीले रंग के लिए या ये रसायन जिम्मेदार है। यूरोबिलिन या यूरोक्रोम मुख्य रूप से मूत्र के पीले रंग के लिए यह जिम्मेदार रसायन। अगला सवाल है कि मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है, उत्तर होता है ना, बताइए कौन सा है मानव शरीर का पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा पूछा है? तो कौन सा हो जाएगा, जानते होंगे छोटी आंत, इसका नाम छोटी है लेकिन नाम बड़ी है, इसका जो कितना है, तो छोटी आंत जो है मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है। भोजन का अधिकांश जो पाचन छोटी आंत में होता है, जो जीआई ट्रैक्ट का सबसे लंबा, इसका जो लंबाई है वो 7 मीटर, मीटर में बात करें 7 मीटर, और कितने, 22 फीट, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि अनानास एक प्रकार का पौधा है, अनानास जो है ना हम लोग खाते भी है, एक प्रकार का, किस प्रकार का पौधा है, अनानास जो है ना एक प्रकार का जेरोफाइट पौधा है, क्या है, जेरोफाइट, जानिएगा जेरोफाइट। आज इसके बारे में जानते हैं, इसके तुलनात्मक रूप से देखें क्या क्या होता है। जेरोफाइट पौधे की एक प्रजाति जिसमें थोड़ा गर्म पानी वाले वातावरण में जीव रहने के अनुकूलन होता है, सिर्फ थोड़ा जलने से है ना तो एक भी जाएगा, जैसे कि रेगिस्तान या अल्पास या अर्कटिक या बर्फ में या ढका क्षेत्र, उदाहरण के लिए कैक्टर, अनानास और कुछ बर्फ पौधे हैं। लेकिन हाइड्रोफाइट क्या है ना, हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट जो केवल पानी या पानी में बढ़ता है, इसके लिए पानी ही चाहिए। हमारे हमको हिचकी आती है, हिचकी डायफ्राम के अनैच्छिक संकुचन कारण होता है, ये कारण होता है मांसपेशी जो छाती के पेट से अलग है, जो छाती जो है ना ये पेट से अलग करती है, और सांस लेने में महत्वपूर्ण।
ठीक है। ये जो है ना, परमाणु, तो तामस नामक यह उपकरण परमाणु ईंधन से जुड़ा, परमाणु ईंधन से जुड़ा हुआ है। तो प्रोटॉनस प्लाज्मा के चुंबकीय हीलियम और ब्राइटनेस, हाइड्रोजन के दो आइसोटोप प्रकार, तो तो प्लाज्मा के चुंबकीय ईंधन के लिए परमाणु संचयन अनुसंधान में उपयोग वाला ड्यूटेरियम और टाइटेनियम हाइड्रोजन के दो आइसोटोप के साथ यह संचालित किया जाता है। इसे मतलब किया था, ये किया जाता है आपका हाइड्रोजन आइसोटोप के साथ संचालित किया जाता है। ये जो है ना भाई, अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा होता है क्या, हाइड्रोजन। क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे तरल तत्व होने के कारण, सॉरी, तरल नहीं सरल, हाइड्रोजन सबसे सरल तत्व होने के कारण ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व है। ऑक्सीजन ब्रह्मांड का तीसरा सबसे प्रचुर तत्व है। और पृथ्वी पर ऑक्सीजन का सबसे सामान्य तत्व है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग कितना, 47% है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, पूछा है कौन सा कथन गलत है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो धातुएं है ना, ये ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। ये अधातु कई ध्वनि उत्पन्न नहीं करते, अधातु है जो कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते हैं, ये भी सही है। इसमें गलत पूछा है ना,
तो धातुओं की आयनन एंथैल्पी कम होती है, बिल्कुल। ये धातुओं की जो आयनन एंथैल्पी है बिल्कुल कम होती है। आगे अधातु आघात वर्धनीयता होती है, बिल्कुल गलत। ये आघात वर्धनीयता नहीं होती है। अगला सवाल है कि धातुओं के भौतिक गुण बिजली और उष्मा के कुचालक और गैर आधा आघात वर्धनीयता और ना ही तन्य। भंगुर ठोस कमरे के तापमान पर ठोस तरल या गैस हो सकते हैं। ये ध्वनिक और पारदर्शिक नहीं होते। अगला सवाल है कि वाटर हीटर में प्रयुक्त वाटर हीटर में प्रयुक्त होने वाले कुंडली को बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? वाटर हीटर में प्रयुक्त होने वाली कुंडली को बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है किसका? नाइक्रोम का। किसका? नाइक्रोम। इसके बारे में जान लीजिए कि अपेक्षाकृत उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक के कारण नाइक्रोम जो है का उपयोग आमतौर पर वाटर हीटर में उपयोग की जाने वाली कुंडली बनाने के लिए किया जाता है। इसमें 80% निकेल और 20% जो होता है इसमें क्रोमियम होता है। अगला सवाल, समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है? समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का जो रासायनिक नाम क्या है? तो नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड रासायनिक नाम है। चलिए अगला सवाल, निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 87 है? याद है कुछ भाई? तो किसका जो है परमाणु क्रमांक वो 87 है? बताइए किसका परमाणु क्रमांक 87? एक मिनट थोड़ा सा। बताइए 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 इसमें कौन सा किसका परमाणु क्रमांक जो है वो 87 है? एक मिनट दोस्त, बताइए किसका परमाणु क्रमांक जो है 87 है? याद है कुछ? ये जो है ना भाई साहब, ये फ्रांसियम का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 87 होता है। परमाणु संख्या पर फ्रांसियम का 87, इसका उपयोग कैंसर के इलाज के निदान के लिए किया था, इसीलिए इसका इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है। जो है ना कैंसर के इलाज के लिए निदान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में रेडियम की न्यूट्रॉन बमबारी द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो यह परमाणु रिएक्टर में रेडियम की न्यूट्रॉन बमबारी द्वारा प्राप्त किया जाता है। और सीजियम का जो परमाणु क्रमांक है 55 है, लिथियम का 3, रुबिडियम का 37। निम्नलिखित में से कौन एक ऊष्मा का कुचालक नहीं है? कुचालक नहीं पूछा है नहीं, ये जो है ना निम्नलिखित में से पूछा है ऊष्मा का कुचालक नहीं है। तो ये जो है ना पारा, ये ऊष्मा का कुचालक नहीं है। बाकी सब एबोनाइट, ग्लास, ड्राई पेपर जो है ऊष्मा का कुचालक है, लेकिन ये कुचालक है, लेकिन ये पारा जो है ऊष्मा का कुचालक नहीं है। पारा एक भारी सफेद तरल धातु है जो अन्य धातुओं की तुलना में ऊष्मा का कुचालक है। लेकिन जो विद्युत विद्युत का सुचालक है या विद्युत का सुचालक इसलिए क्योंकि यह स्विच का एक उपयोगी घटक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को नष्ट करता है? बताइए कौन सा है जो ओजोन परत को नष्ट करता है? ए है ना भाई साहब, ए अब कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका क्लोरीन जो है ना ओजोन परत को नष्ट करता है। जब समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणु ओजोन के संपर्क में आते हैं तो ओजोन अणुओं को अंदर नष्ट कर देते हैं। जब समताप मंडल क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणु ओजोन के संपर्क में आते हैं तो ओजोन अणुओं को नष्ट कर देते हैं। और समताप मंडल से हटाए जाने पर पहले क्लोरीन जो है ना 1 लाख से अधिक ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है। ओजोन प्राकृतिक रूप से बनने की तुलना में अधिक तेजी से नष्ट हो सकता है। अगला सवाल है कि मीथेन रंगहीन, गंधहीन, गैर विषैली लेकिन ज्वलनशील गैस होती है, इसका सामान्य नाम क्या है? मीथेन
मीथेन रंगहीन, गंधहीन, गैर विषैली लेकिन ज्वलनशील गैस होती है। इसका जो सामान्य नाम है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मार्स गैस। क्या बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं। मीथेन को मार्स गैस के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह पानी के नीचे और दलदल का उत्पाद है। मीथेन को मार्स गैस के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह पानी के नीचे और दलदल का उत्पाद है। प्राकृतिक गैस और कोयले का उत्पादन और दहन मीथेन का मुख्य स्रोत है। चलिए, आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइए, और आप लोगों को और क्या चाहिए वो भी कमेंट में कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आपसे यही गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले क्लास में।